हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं फ्यूचर सिटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा लेट जरूर है लेकिन आपके लिए लेके आए हैं एनटीएससी का सॉल्यूशन, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को हुआ था राजस्थान के अंदर, राजस्थान स्टेट के। हम लोग मैट का पूरा सॉल्यूशन अभी अपलोड हो जाएगा कल तक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट के एग्ज़ाम की। और सेट के अंदर जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, जो मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उन सारों का मैं आपको प्रॉपरली हर क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा गाइस कि किस ढंग से आपको करना था। इसका आंसर की भी हम लोग इसमें अपलोड कर रहे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप स्टेट वाइज सारे स्टेट के आंसर की सेट एंड मीट की यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। मैथ्स के पेपर के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो इस बार एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस बार करने की सोच रहे हैं 8th क्लास में या 9th क्लास में जो बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी जान पाएंगे कि एनटीएससी के एग्ज़ाम में क्या आता है, किस लेवल की मैथमेटिक्स आती है कंपेरेटिवली अदर्स। कुछ स्टेट्स की बात करूं, महाराष्ट्र एंड अदर, इन सब की, तो राजस्थान बोर्ड का पेपर मैथ्स का बहुत ही ईजी आया है। आप लोगों ने ये थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है, 9th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, कुछ 10th के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इफ पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। एक बहुपद क्या दे रखा है, 3x³ प्लस x2 माइनस में 4x प्लस p एंड 2x³ प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 आर डिवाइडेड बाई x माइनस 2, देन गेट सेम रिमाइंडर। यानी x माइनस 2 से यदि इसमें भाग लगाया जाए, डिवाइड किया जाए, और x माइनस 2 से यदि इस वाले पॉलिनोमियल में भाग लगाया जाए, बहुपद में भाग लगाया जाए, तो दोनों का रिमाइंडर यानी दोनों का जो शेष फल है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, इक्वल आएगा। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। दोनों के अंदर p जो दिख रहा है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो गाइस, पहले यहाँ तक की चीज़ों को काम में लेते हैं। रिमाइंडर की थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं। x माइनस 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर सेम आता है, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या पुट करना है, 2। यानी दोनों इक्वेशन में मुझे x का वैल्यू क्या पुट करना है, 2। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 3x³ प्लस x² माइनस में 4x प्लस में p। सेकेंड इक्वेशन 2x³ प्लस में px² प्लस 3x और माइनस में 3। दोनों में x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। दोनों से रिमाइंडर कैसा आएगा गाइस, इक्वल आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल लगाना है और x की वैल्यू 2 पुट करनी है। 3 2³ प्लस में 2² माइनस में 4 2 प्लस में हो गया p इज इक्वल्स टू 2 2³ प्लस p 2² प्लस 3, यहाँ पे 2 माइनस में 3, जहाँ जहाँ पे x था पूरा 2 पुट कर दिया। चलिए इसका सोल्यूशन करिए फटाफट। 2³ 8 होता है, 8 3 जा कितना हो गया 24, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस में 4 2 जा हो गया 8, प्लस में p इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2³ 8 8 2 जा कितना हो गया गाइस 16, प्लस 2 2 जा 4 4p प्लस में 6 और माइनस में कितना गाइस 3। ये कितना हुआ 28 में से 8 गया, 20 प्लस p बचा यहाँ पे। इधर कितना हो गया 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, और यहाँ पे बच गया 16 प्लस 3 19 प्लस में कितना है गाइस 4p। p को इधर लेके आ जाएंगे, 19 को इधर भेज देंगे। नंबर एक तरफ और वेरिएबल गाइस एक तरफ रखना है मुझे। तो 20 19 इधर आके माइनस का हो गया और इधर 4p माइनस में कितना हो गया 1p। 20 में से 19 गया 1 बचा, यहाँ पे बच गया 3p एंड आंसर कम्स 1/3p। मैं आपको बता रहा हूँ तो इट विल p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया 1/3। कितना आ गया गाइस 1/3। मैं बता रहा हूँ इसको सोल्यूशन करके, तब इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग रहा है। यदि आप एग्जाम हॉल में इसको करते हैं और प्रैक्टिस पहले से की हुई है तो विद इन 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। विद इन 30 सेकेंड, बस आपको गलती नहीं करनी है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इस 1/3 एंड इसका राइट आंसर इज 2। तो राइट आंसर क्या होगा 2। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अपना सेकंड क्वेश्चन है ये, देखिए गाइस। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन
इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो मेरे पास ना तो न्यूमरेटर है ना ही डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसका जो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, यानी अंश जो है वो 3 छोटा है किससे, हर से, यानी न्यूमरेटर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो ना तो मेरे पास अंश है ना ही मेरे पास हर है, तो मैं मान लेता हूँ अंश मेरा x है, हर मेरा क्या है, y है। क्या बोला गया कि अब आप एक्स वाई दो नहीं लेकर के अपन क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल लेते हैं गाइस, ताकि अपने लिए आसान रहेगा एक वेरिएबल से उसको कर पाना। मैं 2 वेरिएबल लूँगा तो भी हो जाएगा, आसान रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को सपोज कर लो x, न्यूमरेटर क्या है 3 कम है तो x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के, यानी अंश जो है वो हर से 3 छोटा है, अंश को मान लिया मैंने x, तो हर हो गया x माइनस 3। इफ 4 एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी अंश में यदि 4 जोड़ दिया जाए, 4 ऐड कर दो, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दो फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर बिकम्स 2 टाइम्स द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 टाइम, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 टाइम। देखिए न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये क्या बोल रहा है, देन न्यूमरेटर बिकम्स 2 टाइम इट्स डिनोमिनेटर। यदि डिनोमिनेटर 1 होगा तो 2 टाइम मतलब क्या हो जाएगा, 2, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये बोल रहा है अंश जो हो जाएगा हर का डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 2, रेशियो हो जाएगा 2:1 गाइस, कितना हो जाएगा 2:1। यहाँ से करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, x, ये 1 से मल्टीप्लाई, इधर ये 1 इससे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस का है, 4 प्लस का है, ओनली 1 बचेगा, और इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 2 x माइनस 2, कितना है गाइस, x माइनस 2, x प्लस हो गया 1, इधर हो गया 2x, इधर हो गया माइनस में 4। गाइस आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करना है मुझे, x को यहाँ ले, s को यहाँ लेके आ जाइए आप, ये हो गया 5, और ये कितना होगा गाइस, ये इधर आकर के 2x माइनस में x, ये 4 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, 1 + 4 5 हो गया, तो 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x, 2x में से x गया, यानी x का वैल्यू गाइस कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 5। हम लोगों ने क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तो ये फ्रैक्शन लिया था, हमने फ्रैक्शन क्या लिया था, x, ऊपर क्या था, x माइनस में 3, क्योंकि जो मैंने डिनोमिनेटर लिया था, हर लिया था, उससे अंश लेना था 3 छोटा, तो मेरा x का वैल्यू आ गया 5, और ऊपर हो गया 5 माइनस 3, यानी आंसर मेरा आ गया 2/5, यानी 2/5 इज माई राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो मेरा एकदम सही है, 2/5। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट लगाना था, एकदम इजीली आप कर पाएंगे गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। If each interior angle of a regular polygon is 165, then find the number of sides। यानी एक जो बहुभुज है, कैसा बहुभुज है, रेगुलर बहुभुज। रेगुलर का मतलब हो गया जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, जिसकी सारी साइड्स कैसी है, इक्वल है, जिसकी सारी साइड्स कैसी है, इक्वल है, उसका एक इंटीरियर एंगल। इस देखिए बहुभुज कुछ भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारे मल्टीपल साइड्स का एक बहुभुज हो सकता है, मैंने ऐसे बनाया एग्जाम्पल के। तो ये जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं इंटीरियर यानी अंतः कोण, और ये जो एंगल बनता है इसको बाहर करने से इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण बोलते हैं। इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री का, यानी हर एक एंगल 165 डिग्री बन रहा है इसका इंटीरियर एंगल्स। तो बताओ इसके अंदर साइड्स कितनी हैं, कितनी साइड्स इसमें होगी। तो गाइस इसको इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा उसको इंटीरियर वाले से करोगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, बजाय इसे करो आप एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका टोटल सम कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। गाइज इंटीरियर एक एंगल यदि 165 का है तो एक्सटीरियर निकालने का तरीका होता है कि इसको 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा बच्चा 15 डिग्री का, 15 डिग्री का आ जाएगा। कितने डिग्री का आ जाएगा, 15 डिग्री का आ जाएगा। अब मुझे नंबर ऑफ साइड निकालनी हो, मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। टोटल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये जाएगा
2 टाइम और ये जाएगा 4 टाइम, 24 साइड्स आ जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 24 साइड्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इंटीरियर वाले फॉर्मूले से ना करें, वो फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, बजाय इसको करिए एक्सटीरियर वाले से। 165 को 180 में से माइनस करिए, 15 डिग्री आ जाएगा। टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, 15 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कम्स 24। आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपने आराम से इसको कर पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए रेशियो। रेशियो दे रखे 3, 4 एंड 5। किसका, एंगल्स का। देन मेजर इट्स ग्रेटर एंगल। देखिए गाइस रेशियो क्या है, 3, 4 और 5। देखिए बड़ा वही होगा जिसका फ्रैक्शन बड़ा है, जिसका रेशियो बड़ा है। तो 5 डेफिनेटली एंगल बड़ा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है एक ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो देखो इसको कुछ नहीं है, डायरेक्ट इनको ऐड कर लो। 3 + 4 + 5 कितना हो गया गाइस, ये आप इनको ऐड करोगे, ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। आपको लार्जर एंगल निकालना है तो लार्जर एंगल का रेशियो निकाल लो। लार्जर एंगल रेशियो है कब, जब टोटल एंगल कितना है 12। लार्जर एंगल कितना है 5, सॉरी मैंने 1 बोल दिया था इसको, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इस बात को कि टोटल एंगल का सम कितना आ गया, 3, 4 एंड 5, टोटल आ गया 12 अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। वैसे मुझे पता है इनका टोटल होता है 180, सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, यानी किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेशियो दे रखा है तो मैंने इनको डायरेक्ट ऐड कर लेना है। टोटल आ गया ऐड 12, ये 12 यानी 12 आ गया। सबसे बड़ा एंगल निकालना है तो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे 5 है, तो इसका रेशियो आ गया बड़े एंगल का 5/12 और 180 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देने 5/12 से। 6 से कट गया 2 बार, 6 से कट गया कितनी बार, ये 90 टाइम। ठीक है, 6 से एक्चुअली 6 से कट गया 30 टाइम गाइस। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दो 15 टाइम, एंड 15 5 का कितना होता है 75, यानी इसकी 12 से काटोगे तो ये जाएगा 15 बार, 15 पंजा होता है 75। इसका राइट आंसर हो गया गाइस 75। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, तो बस आपको करने के तरीके पे काम करना था। अब आप इसको 3x + 4x + 5 ऐसे नहीं करें, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा टेक्निकल सोचना पड़ता है। एग्जाम के अंदर MCQ कैसे बनाना होता है कि आपको तीनों एंगल्स दे रखे हैं, तीनों का सम कर लीजिए 12। बड़ा एंगल निकालना है तो 5/12 हो जाएगा। सबसे छोटा निकालना होता तो 3/12 हो जाता, मल्टीप्लाई विद 180 करता। अगेन ये 15 बार डिवाइड होता। छोटा एंगल था 45 का, बड़ा एंगल था 75 का, मिड वाला एंगल था कितने का, 60 का। तो गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दे रखा है और पेरीमीटर आपसे पूछा है। एरिया दे रखा है तुम्हें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या देगा गाइस, 64√3। तो जहाँ पे ये एरिया वर्ड है वहाँ पे एरिया का फॉर्मूला √3/4 a² इज इक्वल्स टू 64√3। √3 से √3 गाइस कैंसिल हो गया, 4 को उधर भेज दो, a² इक्वल्स टू 64 × 4, 64 मल्टीप्लाई विद 4। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, कोई ज़रूरत नहीं है इनको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि स्क्वायर है, इधर जाके बन जाएगा रूट। फटाफट में करना है, हमारे पास तो टाइम कम रहता है ना। तो 64 का रूट कितना होता है बच्चा, 8 होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। मेरे पास साइड कितनी आ गई, 16 आ गई। मेरे पास साइड कितनी आ गई, 16 आ गई। मुझे निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। बट इक्विलेटरल में सारी साइड क्या होती है, एक जैसी होती है। तो तीनों को सम करोगे तो 3 इंटू साइड यानी 3 × a आ जाएगा। यहाँ पे साइड मेरी 16 है, 16 3 जा कितना होता है 48। कितना होता है 48 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का पेरीमीटर कितना आ गया 48। एग्जाम में यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो सिंपल लिखना था फटाक से, बस ये 64 √3 से √3 कैंसिल, 4 को वहाँ भेजना था, a² इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई विद 4, यहाँ से करते 16 इसका आंसर आता, एंड 3 टाइम करना था 48। तो गाइज आराम से बहुत इजी क्वेश्चन था, बना सकते थे आपको 30 सेकंड्स में। अगला क्वेश्चन है गाइज, ईच फेस ऑफ क्यूब। बच्चा ध्यान रखना, क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस कैसा होता है, इक्वल होता है। ये देखिए, ठीक है,
6 फेस है, ये बोल रहे हैं ईच फेस का एरिया, यानी एक फेस का तुम्हें एरिया दे रखा है। यदि फ्रंट वाले की बात करूं तो मैं, तो ये ध्यान रखना, मैं बोल सकता हूं ईच फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर से बना होता है क्यूब, आपको पता होना चाहिए। और क्यूबॉइड किससे बना होता है? रेक्टेंगल से। तो ईच फेस ऑफ स्क्वायर का एरिया दे रखा है इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ, मैं यदि यहाँ पे लिख दूं एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या बोल सकता हूँ? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हें दे रखा है, यानी साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है 144, इधर लाके रूट कर दो तो साइड तुम्हें मिल जाएगा बेटा 144 का रूट होता है 12 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास साइड आ गई, किसकी साइड आ गई? ये साइड आ गई क्यूब की साइड आ गई, किसकी साइड आ गई? क्यूब। अब क्या बोल रहे हैं? इफ क्यूब इज कट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ पार्ट विल बी। अब गाइस इस क्वेश्चन को समझने वाली बात आ गई। देखिए अब क्या करना है, थोड़ा समझने वाली बात आ गई, मैं आपको प्रॉपर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, तो मैं इस बात को यहाँ से हटा रहा हूँ। और हमारा जो साइड है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चा, ये बोल रहा है कि मेरे पास ऐसे एक क्यूब है, मैं इस क्यूब को बनाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। जब भी कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट आता हो कि क्यूब इज कट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बेस के पैरेलली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, चाहे किसी भी बेस में दो इक्वल पार्ट आपको करने हैं पैरेलल टू इट बेस। मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको मार्कर का कलर चेंज करता हूँ और आप लोगों को पता रहेगा। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता हूँ? दो स्लाइस बना देता हूँ, एक ऊपर वाला अलग कर देता हूँ, नीचे वाला अलग कर देता हूँ। जब कभी भी, चाहे इसको ऐसे काटें, चाहे इसको हम लोग ऐसे काटें पीसेस में, चाहे इसको हम लोग ऐसे काटें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देखो पहले इस क्वेश्चन की साइड कितनी है? 12, यानी इसकी तीनों साइड, इसकी साइड होगी 12 सेंटीमीटर, इसकी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। इनको क्या बोल रहा हूँ? एक ढंग से ही ये क्यूबॉइड होता, एल होता, ये बी होता, ये एच होता, तीनों अलग अलग होती है, लेकिन इसमें तीनों इक्वल है तो 12 12 12 है। जब कभी भी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी एक फेस के थ्रू पैरेलल टू वन प्लेन ना, तब क्या करना है गाइस? एक साइड हाफ हो जाती है बस। तो ये साइड, एक साइड हाफ कर दो, कोई भी एक साइड, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब नए जो पीसेस बनेंगे, दो पीसेस बनेंगे, तो उसमें एक साइड 6 सेंटीमीटर होगी, दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर होगी, तीसरी साइड भी 12 सेंटीमीटर होगी। मैं कहीं से भी काट दूं, एक किसी भी फेस के पैरेलल में काट दूं, तो एक ही साइड पे हाफ करना है, बाकी दोनों साइड क्या रखनी है? इक्वल रखनी है। तो अब इसे दो फिगर बन गए, तो अब ये क्यूब नहीं रह, क्या बन गया? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का मुझे पता होना चाहिए क्या? एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया पूछा इसने, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन मेरे पास आ गई, तो फॉर्मूला होता है एरिया, एरिया या टीएस से बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB BH और HL। तो 2 की जगह 2 रखना है, L की जगह 6 रख दूं, ये 12 आ जाएगा, ये दोनों 12 12 है, और ये आ जाएगा 12 इंटू 6 गाइस 2, ये हो गया 72, ये हो गया 144, ये कितना हो गया? 72 72 72 144, 144 प्लस 144 288, 2 मल्टीप्लाई विद 288, और 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16, कैरी विद 1, 16 और 1 हो गया 17, कैरी विद 1, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 5, एक पीस का एरिया आ गया 576। ऐसे दो पीस बनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12 कैरी विद 1, ये हो गया 7 14 14 प्लस 15 कैरी विद 1, ये हो गया 5 प्लस 1 152। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर हो गया मेरा 5। मैंने आपको समझाया है तब टाइम लगा है, ऐसा मत देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है 8th का बच्चा 9th का बच्चा इसको देखे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसको बहुत ही हार्ड समझ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप क्लासेस में बड़ी क्लासेस में आएंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड्स कर पाएंगे। सो गाइस, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द टाइम डज द मिनट एंड ऑफ द वॉच टेक टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3/π। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए 3/4π ऐसे। रेडियन क्या लिखा हुआ है?
रेडियन। मैं हिंदी में बता दूं उसको आपको कि एक वॉच के अंदर जो मिनट वाली सुई है वो कितने टाइम के अंदर 3/4 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। गाइस रेडियन अपने लिए हो सकता है नया हो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो रेडियन, और एक होता है डिग्री। बच्चा क्या होता है? डिग्री होता है। तो रेडियन से डिग्री बनाना हो एक प्रोसीजर ये हो सकता है, या डिग्री से रेडियन बनाना हो प्रोसीजर हो सकता है। जब आपको रेडियन से क्या बनाना हो, डिग्री तक पहुंचना हो, रेडियन से डिग्री तक पहुंचना हो, तो प्रोसीजर रहेगा आपको मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से, और जब डिग्री से रेडियन तक पहुंचना हो तो पाई/180 से। गाइस ध्यान रखना ये प्रोसीजर रहता है रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसको नोट डाउन करके रखें। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे था, हमें सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों ने वॉच के अंदर क्या है कि हमें पता है कि यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 2 3 होता है, यहाँ 1 4 5 6, यहाँ 7 8 9, यहाँ वापस 10 11 12, और टोटल जो एंगल होता है हमेशा वॉच का वो होता है 360 डिग्री का। यानी मिनट वाली सुई यदि पूरा चक्कर लगा लेगी तो कितना एंगल बने? 360 डिग्री। लेकिन ये पूरा एंगल नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है 3/4 पाई। तो क्या करना है मुझे? पहले तो 3/4 पाई को मल्टीप्लाई करना है डिग्री में, तो 180/पाई से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। बच्चा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से मैं इसको काटूंगा तो आ जाएगा 45, और 45 जो होता है 135 डिग्री। कितना डिग्री? 135 डिग्री। 135 डिग्री। यदि रेडियन में 3/4 पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब 135 135 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि एक मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री का। एक मिनट में एंगल कितना बनता है? 6 डिग्री का। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तो 135 को डिवाइड किससे कर देंगे बेटा? 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 2 जा हो गया 12, कैरी 1 बच गया 15, अगेन 2 जा 12, बच गया 3 30, अब बच गया 3 रह गया, यानी 3/6, तो पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 30.5। देखो 0.5 का मतलब कि देखो 22 मिनट्स तो लगेगा, तो 45 मिनट्स हटा दो, ये भी हटा दो। 0.5 मिनट का मतलब क्या हुआ? एक मिनट में 60 सेकंड, 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा 30 सेकंड्स। तो आंसर नंबर 3 सही है, 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इसका आंसर क्या होगा? 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इतने टाइम के अंदर एंगल बनेगा 135 डिग्री का, और रेडियन में बात करूं तो एंगल बनेगा 3/4 पाई का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है कुछ भी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर बताऊंगा गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ द कोस ए का वैल्यू दे रखा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेटा। कोस ए का वैल्यू तुम्हें दे रखा है 2, और ये डेटा का पता करना है। अब आपको टेबल इसमें याद होनी चाहिए, सॉरी कोसेक है नॉट कोसेक, तो कोसेक ध्यान रखना, कोसेक ए इज इक्वल्स टू 2 तुम्हें दे रखा है गाइस। क्या दे रखा है? कोसेक ए इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो इस 2 को देखते ही तुम्हें इस थीटा की वैल्यू पता लग जानी चाहिए, इस थीटा की वैल्यू पता लगने जानी चाहिए कि कोसेक में कौन से थीटा की वैल्यू 2 होती है। तो आप लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल्स टू कोसेक 30 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, यानी ए का वैल्यू 30 डिग्री, यानी जहाँ जहाँ पे ए वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? 30 डिग्री लिखा जा सकता है गाइस, 30 डिग्री लिखा जा सकता है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है 10, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? 30 डिग्री, प्लस यहाँ पे लिखूंगा कॉस, ए की जगह क्या लिखूंगा? 30 डिग्री, अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री गाइस। बहुत ही आसान है, एकदम इजी कर सकते हैं। 10 30 का वैल्यू टेबल से निकालेंगे, दैट कम्स 1/√3, और यहाँ पे आगे कोसेक 30 का वैल्यू होता है √3/2, अपॉन में 1, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है गाइस? 1/2। कितना होता है? 1/2। चलिए आगे करते हैं इसको हम लोग। इसको आगे करेंगे तो 1/√3 का 1/√3 रहेगा, और ये हो जाएगा √3/2, और 1.5 कितना हो जाएगा? 3.5। 1 and 1.5 यानी 1 and आधा कितना होता है? 1.5, इसको लिखते हैं 3/2। ये क्या कैंसिल हो गया बच्चा? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया? 1/√3 बच गया, प्लस में क्या बच गया यहाँ पे? √3/3, √3/3,
यदि आप इसको ढंग से देखेंगे तो √3 से 3 को कैंसिल कर सकते हो, तो हो जाएगा 1/√3 प्लस में कितना हो जाएगा 1/√3, 2 बार √3 हो गया, दोनों ही √3 हो गया, ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, क्योंकि √3 से 3 को कैंसिल करूंगा तो √3 टाइम ही जाएगा गाइस, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो गया 2 टाइम, तो 2 टाइम 1/√3, तो आंसर कम्स 2/√3। ये मेरा आंसर आ गया 2/√3, ये रहा सेकंड, 2/√3 मेरा राइट आंसर है, 2/√3 इज माई राइट आंसर। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, पेपर में बहुत जल्दी बना सकते हो इसको आप। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 2 पोल्स ऑफ हाइट दे रखा है 12 मीटर, दूसरे की 20 मीटर, दो अलग अलग पोल है, तो एक पोल बना दो, यहाँ बना देते हैं, एक पोल थोड़ा छोटा बना देते हैं, एक पोल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम लोग। ये ज़मीन के ऊपर है, इसकी हाइट 12 मीटर तुम्हें दे रखी है, इसकी हाइट तुम्हें 20 मीटर दे रखी है। आगे क्या लिखा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट इज 15 मीटर, इन दोनों के फिट की जो पैर हैं उनको, जहाँ पे ये ज़मीन में गाड़ा हुआ है, ज़मीन पे इनका जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो कितना है 15 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड्स ऑफ द पोल, आपको कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये वाली डिस्टेंस गाइस फाइंड आउट करनी है जो मैंने डॉट लाइन में कर रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, इसको इस लाइन से मिला दो, यदि ये 15 है तो गाइस ये भी 15 होगा। यहाँ पे हमेशा पोल ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। दूसरी चीज़, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरी चीज़ कि ये पूरा कितना है 20 है, और मुझे सिर्फ इसका वैल्यू पता करना हो गाइस। तो क्या करना है, देखो ये पूरा है 20 और यहाँ तक ये है 12, यदि यहाँ तक ये 12 है तो यहाँ तक ये भी कितना होगा, यहाँ से ये भी कितना होगा गाइस, ये भी 12 होगा। यदि पूरा 20 है, इतना 12 है, तो ये कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8। अब इस वाले डायग्राम को अलग से बना सकते हो आप, इस वाले डायग्राम को अलग से बना सकते हो, ये 15 ये बन जाएगा 8, और ये पता करना है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ लग जाएगा वो पाइथागोरस थ्योरम। और यदि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट ध्यान है तो तुरंत से आंसर बता देंगे, और नहीं भी ध्यान है तो गाइस हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग तुरंत लगा देंगे। यहाँ पे क्या है गाइस, देखिए ये होता है h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस हमें पता करनी है, तो एक को मान लो आप 15 को मान लो परपेंडिकुलर, इसको मान लो बेस। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसका स्क्वायर 64 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 289, इसका आंसर आ जाएगा h का स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा, रूट में 289, और 289 का रूट गाइस कितना होता है 17 मीटर, एंड योर राइट आंसर इज 17 मीटर। और यदि किसी बच्चे ने याद कर रखी है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है, जैसे 3, 4 एंड 5, ये एक ट्रिपलेट है, ध्यान रखना गाइस, क्योंकि इन दोनों का ऐड करने से ये आता है, इन दोनों का ऐड करने से क्या आता है 6, 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट है, 12, 13 और 5 ये भी ट्रिपलेट है, इसी ढंग से 15, 8 और 17 ये भी ट्रिपलेट है। यदि बच्चों को ट्रिपलेट याद थी तो क्वेश्चन को देखा विद इन 20 सेकंड इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। फॉलोइंग्स आर द पॉइंट्स ऑब्टेन बाय द कबड्डी टीम इन वेरियस मैचेस, एक मैच हुआ उसके अंदर अलग अलग मैचेस में ये पॉइंट्स गेन किए। मीडियन फाइंड आउट करना है, माध्यक फाइंड आउट करना है, और मीडियन फाइंड आउट करना हो, डेटा अनग्रुप टू ग्रुप में ना हो। 9th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत इजी। सिंपली डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और बीच का डेटा निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा है 2, ये हो गया 2 से जस्ट बड़ा मुझे 5 दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर मैं लिखा 5, फिर मुझे क्या दिखाई 5 को हटा दो, 5 से बड़ा मुझे लिख रहा है 6 को हटा दो, 6 से बड़ा लग रहा है 7 को हटा दो, 8 लग रहा है 8 लिख दो, एक बार ये ना, फिर 9 लिख दो, फिर 10 लिख दो, 9 को भी हटा दो, 10 को भी हटा दो, देन देखिए 14 मुझे लग रहा है, 14 से बड़ा तो कोई छोटा नंबर नहीं, 14 हटा दो इसको, 15 इसको भी हटा दो, फिर है आपका 17 को ले लो, फिर आपका है 18 को ले लो, फिर लिख लो 19, ये 19,
फिर 24 और फिर हो गया 28। गाइस कुछ भी नहीं बचा और 27 रह गया, ये रहा, दिस इज 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, इसके बाद आ जाएगा 28। पहला असेंडिंग ऑर्डर, देन नंबर ऑफ डेटा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यदि 15 है तो एकदम मिडल वाला कौन होगा गाइस, 7 डेटा इधर 7 डेटा इधर, यानी यहाँ पे रह गया 8वां 8th। वैसे फॉर्मूला भी होता है इसका, क्या होता है, n+1 2th टर्म। तो n का वैल्यू 15, 15 + 1/2, ऊपर लिखना है th, 15 और 1 16, तो 16/2th टर्म, अल्टीमेटली बोलूंगा 8th टर्म। कौन सी टर्म, 8th टर्म, जब डेटा क्या हो, इवन नंबर्स में हो। तो 8th टर्म काउंट करिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये देखो 8th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बीच का टर्म आ गया 14, एंड मेरा राइट आंसर भी कितना होगा गाइस, 14। विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वेबव टेक्स 24 मिनट्स टू कंप्लीट एन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए स्पोर्ट्स फील्ड। भाई साहब वेबव है, वो क्या कर सकता है, 24 मिनट में एक सर्कुलर पाथ है उस पर राउंड काट सकता है। वाइल रोहन टेक्स 18 मिनट्स फॉर द सेम, ये तो है वैभव, दूसरा है रोहन, रोहन को लिखते हैं 18 मिनट, बहुत तेज तेज दौड़ता है ये, इसको लगता है 24 मिनट्स, इसको 18 मिनट्स। सपोज बोथ द सेम स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तीन चीजें सेम है साहब बच्चों, तीन चीजें सेम है, सेम पॉइंट, ये रहा पॉइंट, सेम टाइम पे भागे, सेम डायरेक्शन। यदि वैभव यहाँ भाग रहा है तो दूसरा बच्चा रोहन भी यहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा, रोहन भी यहाँ भागेगा। ये पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद। देखो रोहन तेज दौड़ता है, जैसे दौड़ स्टार्ट की रोहन आगे निकल गया, वैभव उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दौड़ते दौड़ते रोहन आगे रहता रहेगा, वैभव उसके और पीछे रहता रहेगा, और पीछे रहेगा, और पीछे रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब रोहन उससे पहले एक पूरा कंप्लीट निकाल लेगा और वैभव यहीं तक पहुंचेगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हो, चाहे सर्कुलर पाथ हो चाहे रेक्टेंगुलर पाथ हो, कैसे पाथ हो, इस तरह के सारे क्वेश्चन में लगता है एलसीएम। बच्चों बहुत ईजी सा है, दोनों का लेना था एलसीएम, 24 एंड 18 का एलसीएम। एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका, तुम बड़े हो गए हो, बड़े वाले नंबर का टेबल बोलना स्टार्ट करो। 24 के अंदर 18 का डिवाइड जा रहा है, नहीं। 24 2 जा कितना होता है 48, डिवाइड जा रहा है 18 का, नहीं। 3 जा कितना होता है 72, क्या 18 का डिवाइड जा रहा है, यस, द राइट आंसर इज 72। तो गाइस ये बहुत इजी था। अब अगला क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चा डी, और डी का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आसान सा फॉर्मूला, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3√3x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में √3 इज इक्वल्स टू 0। तुम्हें यहाँ से a का वैल्यू निकालना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाली b होती है, अकेले जो टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो a का वैल्यू 3√3 है, b का वैल्यू यहाँ पे 7 है, और c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है √3। d निकालना है, d का फॉर्मूला हो गया b का स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हो गया 3√3 और c की जगह कितना हो गया √3 गाइस। ये हो गया 49, ये हो गया 4 और ये 3 है यहाँ पे गाइस, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आता है, √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया गाइस 3 आता है। तो ये आ गया 49, ये हो गया 3 3 9 एंड 9 4 जो हो गया 36। जस्ट माइनस करना है आपको, ये बच गया 13 और ये बच गया 1, आंसर कम्स 13। तो दिस इज योर राइट आंसर। आंसर नंबर 2 जो है वो आपका 13 इज द राइट आंसर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना, b का स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान रखना, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सेवंथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी से क्वेश्चन आया 22, सेवंथ टर्म बोले तो a7, तुम्हें कितना दे रखा है 20, या a7 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 6d, कितना दे रखा है 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 22th टर्म इज 50, मैं बोलूँगा a22 कितना दे रखा है 50, या बोल दूँ a प्लस 21d इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है तुम्हें 50। इक्वेशन नंबर सेकंड, 13th टर्म पूछिए, a और d का वैल्यू निकालना है, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, तो a प्लस, नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा इसको, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 20 और a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया गाइस। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, देखो 20 हाँ और 50 ठीक है। अब दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप 21 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15d, और किसका, माइनस का, और माइनस के 50 में से 20 माइनस करेंगे, माइनस का आ जाएगा 30, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और d का वैल्यू होगा गाइस 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 20, d का वैल्यू 2 है, a प्लस 12 इक्वल्स टू 20, तो a का वैल्यू का आ गया 8। तुम्हारे पास a का वैल्यू 8 है, d का वैल्यू 2 है, तो और तुम्हें पता करनी कौन सी टर्म है, 13th टर्म, a30 पता करना है गाइस, यही निकाल लेते हैं, स्पेस पड़ा है, a30 निकालना है, a30 का a प्लस 29d, तो a की जगह आ गया 8 और 29 d की जगह आ गया 2, यहाँ पे आ गया 8, 29 2 जा होता है 58, 58 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 66, कितना आ जाएगा 66, तो योर फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, 66 योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। tan 3p इक्वल्स टू, ये सारा कुछ दे रखा है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p इज लेस देन 90। अब p ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसने पूछा है बच्चों, ठीक है गाइस, करने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो सकता है tan p का वैल्यू। देखो tan 3p इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। कैलकुलेट करते हैं हम लोग, tan 3p साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू भी 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, ये भी 1/2 आ गया। कुछ बच्चों ने इन दोनों को ऐड तो नहीं कर लिया था, क्योंकि बोर्ड मास का रूल यहाँ पे लगाना है, हाफ और हाफ होता है बच्चा 1, कितना होता है 1, तो tan 3p इक्वल्स टू आ गया 1। इसके आगे क्या करना है, देखो क्या tan की कोई वैल्यू 1 होती है, हाँ बिल्कुल होती है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan 3p इज इक्वल्स टू tan 45, कितना tan 45, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3p इज इक्वल्स टू कितना हो गया 45, तो p का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, p का वैल्यू कितना आ गया गाइस 15 डिग्री आ गया। टू कॉलेज, ये ध्यान रखना, एक ट्रिक होती है गाइस, तो आपको देखना था कि tan की किस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, ऐसे मतलब साइन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, और इसका मतलब यहाँ से cos पॉजिटिव है। तो गाइस tan की बात करें तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। हमें देखना था कि फर्स्ट एंड थर्ड में कौन कौन है। देखिए ये फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में फिलहाल, लेकिन आपको एक थर्ड का देखना था, चूज करना था, है ना, क्योंकि दोनों की यहाँ तो वैल्यू सेम होती नहीं है। तो गाइस क्या करना है, इसको मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, ये 90 हो गया, नहीं मैच बैठ रहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये हो गया 45, ये हो गया 135, तो ये मैच नहीं कर रहा। आप इस ऑप्शन थर्ड को उठाइए, इसको आप भी ट्वाइस करेंगे तो 150 आएगा, बट थ्राइस करिए इसको, ये 45 आ जाएगा, और इसको थ्राइस करेंगे तो 225 आ जाएगा गाइस, और ये आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ऑप्शन मेरा थर्ड हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ रखा हो। हम लोग जल्दी वीडियो डालेंगे, उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ द शेडो। एक रोड है यहाँ पे, रोड, ये रोड लगा रखी है और इसका शेडो जो है, इसकी जो छाया है, शेडो जो है, सपोज इसका शेडो यहाँ पे इतनी दूरी पे जा रहा है, ये शेडो है मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये पोल था, ये पोल था, यहाँ कहीं सन होगा और इसकी वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पे शेडो बन रहा है इसका, ठीक है। इस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, ट्रिक लगानी थी, दिमाग लगाना था, क्वेश्चन देखते ही बन रहा है। अब क्या करना है, ये बोल रहे हैं पहले तो वर्टिकल रोड और रेशियो क्या है, रोड रेशो, शेडो जो है उसका रेशो दे रखा है √3:1, यानी ये √3 तो ये 1। आपको फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके साथ, सन के साथ जो बन रहा है, वो एंगल आपको पता करना था गाइस। तो ये एंगल पता करना हो तो आपको इन दोनों का रेशो निकाल लेना है, √3/1, और थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर और अपॉन में ये वाला होता है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो बोले तो tan थीटा। कौन सा tan थीटा, √3/1 √3 हो गया, तो यहाँ आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना, √3, तो tan थीटा और √3 tan में कहाँ होता है, tan होता है 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू 60। तो गाइस ये तो था पूरा प्रोसीजर करने का, और अदरवाइज आपको पता ही होना चाहिए कि थीटा के सामने वाली वैल्यू √3 है, ये वैल्यू 1 है, तो ऐसा डायरेक्ट ट्रिक होता है, ये 1 और ये √3 कब होगी, जब ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तभी इसका √3 टाइम होता है। ये क्या होता है, क्योंकि ये 60 तो 100% एंगल 30 डिग्री होगा, 30 के सामने वाली साइड यदि 1 है तो 100% 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी, √3 टाइम, तो राइट आंसर इज 60। चलिए आगे चलते हैं। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्सेस, ट्राइंगल कैसा होगा, ट्राइंगल कैसा होगा, तो ये ट्राइंगल निकालना हो अपने को, किस ढंग का होगा, त्रिभुज कैसा होगा, स्केलिन होगा, इक्विलेटर होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी वजह डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इस पॉइंट को मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँगा। इस करते हैं इसको अच्छे से, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, पहले डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका रूट के अंदर क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये का इस फार्मूला होता है। सिंपली आपको ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, आपको नहीं दिख रहा तो अभी देखिए, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, तो x2 कितना है मेरा गाइस, निकाल लेते हैं इसको। x2 मेरा -2 फॉर्मूले वाला ये माइनस और ये 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस में y2, ये हो गया 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया गाइस, प्लस और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। -2 -4 और 4 का स्क्वायर होता है प्लस का 16, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गाइस, और ये आंसर आ गया मेरा 5 यूनिट। कितना आ गया, 5 यूनिट। ये लेंथ आ गया ए से बी का। ओके, बी से सी का लेंथ निकाल लें, तो बी से सी का सेम प्रोसीजर लगाना है। बी से सी का ये मेरा x1, ये मेरा x2 लेते हैं गाइस, फटाफट लेते हैं। 5, ये माइनस और माइनस में 2 हैं तो एक ब्रैकेट और लगा दो, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, y की जगह 2 है y2 और y1 मेरा 1 है और इसका होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है कुछ नए बच्चों को समझ में बहुत कम आएगा क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा ये चीज़। माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर इधर हो गया 1, 1 का स्क्वायर ये हो गया 49 + 1 दैट इज 50 एंड √50 होता है 2√5। √50 कितना होता है, सॉरी 5√2। √50 क्या होता है, 5√2। बी से सी का डिस्टेंस कितना आ गया, 5√2। अब सी से ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसको मुझे लेना है सी को, ये मेरा x2, ये मेरा x1, तो ये हो गया 5 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस और ये माइनस वाला 2 इसका होल स्क्वायर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 5 में से 2 गया, बचा कितना 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया 9 और ये हो गया 16, दोनों का स्क्वायर हो गया 25, 25 का रूट हो गया 5 यूनिट। गाइस तीनों साइड्स आ गई, मेरे पास ए बी आ गया, मेरे पास बी सी आ गया और मेरे पास सी ए आ गया। दिस इज 5, दिस इज 5√2 एंड दिस इज 5। एक सिंपल स्टेटमेंट से दिख रहा है कि टू साइड्स आर इक्वल, देन ये क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। और मैं फटाक से यहाँ पे लगा दूंगा। तो मुझे इस बात को यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, ब्रेक मारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है गाइस। राइट एंगल यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि एक तो पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो रहा है, दूसरा 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। तो मैं राइट एंगल पे टिक करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यदि इन दोनों का स्क्वायर करूँ और इसके स्क्वायर के इक्वल है गाइस। इसका स्क्वायर हो गया 25, इसका स्क्वायर 25 एंड 5√2 का स्क्वायर 50, यानी इन दोनों का ऐड इसके बराबर होता है। और यही पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, यानी बड़े वाले साइड का स्क्वायर होना चाहिए दोनों छोटे वाली। तो दिस इज, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस हो सकता है बच्चों को कि राइट एंगल करें या आइसोसेलेस ट्रायंगल करें। अब यदि इसका एक राइट आंसर चाहते हैं तो इसका आंसर होता राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। पूरा नाम तो इसका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों को मिक्स करके आंसर आ रहा है। बट यदि बच्चों ने यदि इसको भी किया है वो भी ठीक है, इसको भी किया वो भी ठीक है, यानी ये आपका जाएगा बोनस में। बट बोनस उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन को अटेंड किया है। ठीक है, सो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है सिर्फ। सो गाइस इस क्वेश्चन को बेसिकली एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है, 9th में है ना 10th में, बट आरबीएसई बोर्ड की बुक में जरूर है। लोकस जिन बच्चों ने पढ़ रखा था वो तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, बट सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इसमें फंस सकते थे। लॉजिकल क्वेश्चन है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए रोलिंग सर्कल। गाइस सपोज दैट एक प्लेन है, यहाँ पे एक सर्कल, ये रहा सर्कल, और ये यहाँ पे रोल कर रहा है। रोल का मतलब पहले सर्कल यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद सर्कल यहाँ पे आ गया, फिर थोड़ी देर बाद सर्कल यहाँ पे आ गया, फिर थोड़ी देर सर्कल यहाँ पे आ गया। ये रोल कर रहा है और ये मैं इसके सेंटर को डिनोट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इन प्लेन विल बी, क्या होगा सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल। देखिए ये तो प्लेन है बच्चा, ये इसका सेंटर, यहां से डिस्टेंस आप बोलेंगे सर आर डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस आप बोलेंगे सर आर डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस आप बोलेंगे आर डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस आर डिस्टेंस। आप ये देखेंगे कि हर पॉइंट पे सर्कल का जो सेंटर होगा फिक्स डिस्टेंस पे होगा, एक आर डिस्टेंस पे होगा, फिक्स डिस्टेंस पे होगा। और आप मुझे बताइए ऐसी दो लाइनें जो क्या हो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या सर्कल इसका आंसर होगा? नो। क्या कर्व इसका आंसर होगा? नो। क्या परपेंडिकुलर इसका आंसर होगा? नो। तो क्वेश्चन होगा लाइन पैरेलल टू द प्लेन। इसके सेंटर के सेंटर को मिला दूं सारे सेंटर्स को ऐसे घूमते हुए, तो इसमें ये जो लाइन बन रही है ना गाइस, ये क्या बनेगी? पैरेलल बनेगी। किसके पैरेलल? इस वाले प्लेन के पैरेलल। तो ये क्वेश्चन तो भाई उसी ने अटेंड किया होगा जिसने सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में पढ़ रखा है लोकस को। अगला क्वेश्चन देखते बनता है, ये बहुत ही इजी है। थ्योरम आपको बीपीटी थ्योरम आपको आती है तो बहुत आसानी से बना पाएंगे इसे। ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है और ये लाइन पैरेलल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, रेशियो दोनों का इक्वल होता है। यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू होता है ए ई अपॉन होता है ई सी। आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है इसमें ए ई, ये वाला लेंथ पता करना है गाइस। आपको दे रखा है इन दोनों का रेशियो, जो रेशियो इन दोनों के अंदर है वही रेशियो इन दोनों के अंदर होगा। ये बोलता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये रेशियो है 3:5 लिख दूं, इज इक्वल्स टू ए ई। मुझे नहीं पता ए ई कितना है और मुझे नहीं पता कि ई सी कितना है, ये भी मुझे नहीं पता, बट मुझे ए सी दे रखा है टोटल 16। अब गाइस थोड़ा समझने वाली बात है। ओके देखिए इसका रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है। बट कंप्लीट पूरा पता करूं तो इन दोनों को ऐड कर दो, रेशियो हो गया 8।
कितना हो गया 8 कंप्लीट। यदि ये 3 ये 5 तो दोनों के कितना हो गया 8। यदि मुझे ए डी अपॉन पता करना हो ए बी, तो ए डी कितना है मेरा 3 है और ए बी कितना है मेरा 8। इसी ढंग से यदि इसका रेशियो 3/8 है तो ए ई अपॉन ए सी का रेशियो भी क्या होगा 3/8, क्योंकि ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन होल ए बी और ए ई अपॉन ए सी भी रेशियो इक्वल होगा। तो गाइस सिंपल सा है 3/8 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी एंड ए सी इज गिवन दैट इज 16। 8 से डिवाइड कर दो भैया 16 को 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कम 6 यूनिट। बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी था, बना भी लिया होगा बच्चों ने। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर स्वैप्ड बाय मिनट एंड 45 मिनट्स, 45 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वैप हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 6 डिग्री, देन 45 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 45 मल्टीप्लाई विद 60 ये हो गया 30, कैरी विद 3 और 24 प्लस 3 कितना हो गया गाइस 27, 270 डिग्री। कितना आ गया गाइस 270 डिग्री इसका एंगल। सो गाइस अपने पास थीटा आ गया, थीटा कितना आ गया 270 और एरिया निकालना है किसका सेक्टर का। सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके थीटा का वैल्यू कितना रखूंगा मैं 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद कितना 22/7 नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर पॉइंट्स में है, रेडियस भी 6 है तो मैं 3.14 लूंगा, पाई आर के जगह क्या लूंगा 6 इंटू 6। 10 से 10, 9 से कटेगा 3 टाइम, 9 से कटेगा 4 टाइम, 4 से जो कैंसिल कर दो यहाँ भी 3 आ जाएगा, 2 टाइम काट दोगे, यहाँ भी इसको 2 टाइम काट दोगे। देखो ये 4 था ना तो एक बार 2 से मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। गाइस देखिए 3 3 3 3 आपको पता होना चाहिए कि 3 को यदि मल्टीप्लाई करता हूँ 3 टाइम तब तो 27 और 27 को मल्टीप्लाई करना था 3.14 से। अप्रोक्सीमेशन में करना है, अप्रोक्सीमेशन में, तो अप्रोक्सीमेशन 84.85 आंसर आ जाएगा। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। इन ए सिंगल थ्रू ऑफ 2 डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8। टोटल का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि 2 डाइस उछाला, एक के ऊपर आया मान लीजिए 2, दूसरे पे कितना आ गया 6, इसे बोलते हैं टोटल 8। टोटल 8 कब कब आ सकता है, या तो 2 पड़े पहले वाले में, दूसरे वाले में 6 रहे, या पहले वाले में 6 रहे दूसरे वाले में 2 रहे, पहले वाले में 5 रहे दूसरे वाले में 3 रहे, दूसरे वाले में पहले वाले में 3 रहे दूसरे वाले में 5 रहे, या दोनों में 4 रहे। टोटल कितने आउटकम्स है 1 2 3 4 5 तो 5 और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, तो 5.36 माई राइट आंसर। सो गाइस इस ढंग से ये टोटल मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी समझ में नहीं मुझे कमेंट करें, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो या मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ का पूरा सोल्यूशन हम लोग जल्दी इस पर डाल देंगे और सारे के सारे आंसर की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको टोटल आंसर की यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का पेपर है उनको उसको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं मैं बोलूँगा आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, आप लोगों के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और पूरा एनटीएससी का डिटेल जानकारी हम लोगों ने वीडियो में डाल रखी है। चैनल पे जाइए, एनटीएससी सर्च करिए, वहाँ पे आपको एनटीएससी की टोटल इन्फॉर्मेशन गाइस मिल जाएगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।